हेलो बच्चों, आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डेरिवेशन किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, हम ये आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डेफिनेशन होता है, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है, इसके बारे में हम देखे थे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम पहले जो डिस्कस किए थे उसको भी थोड़ा एक बार बोल दे, क्या फॉर्मूला था, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो मैं हूँ आर के जे सर और हमारा चैनल इनोवेशन फिजिक्स बाय आर के जे सर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में, उसका यूनिट डायमेंशन हम नहीं लिखाए थे, तो आइए थोड़ा उसको बचा हुआ है उसको डिस्कस कर दें। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है E = F/Q, मतलब फोर्स अपॉन चार्ज। देखिए, एक चीज के लिए कई फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन चार्ज यह भी फॉर्मूला था, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए एक और फॉर्मूला हमने दिया था कैलकुलस फॉर्म में, dV/dr। dV/dr मतलब ये पोटेंशियल अपॉन लेंथ वाला था फॉर्मूला, तो -dV/dr, dV पोटेंशियल था, पोटेंशियल, और नीचे dr मतलब लेंथ के लिए। और निगेटिव साइन क्यों पड़ता है यह भी हमने डिस्कस किया था कि इंटेंसिटी जो है एक्चुअली पोटेंशियल के घटने का रेट है, जिस रेट से पोटेंशियल घटता है वही इंटेंसिटी कहलाता है। पोटेंशियल के घटने का रेट इंटेंसिटी कहलाता है, और इस वजह से नेगेटिव साइन का यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट जो इंटेंसिटी का होगा, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से F/Q के हिसाब से फोर्स के लिए क्या होता है साहब, न्यूटन होता है, फोर्स के लिए न्यूटन, और यहाँ पर ये Q जो है ये चार्ज के लिए है, तो चार्ज के लिए कूलम्ब, तो इसके हिसाब से न्यूटन पर कूलम्ब ये होता है। और इसके बाद अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो इसके हिसाब से जो इसका यूनिट होगा पोटेंशियल का वोल्ट होता है, तो वोल्ट, और लेंथ के लिए मीटर, तो वोल्ट पर मीटर ये भी आप दे सकते हैं, न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर, ये दोनों ही आपका यूनिट होता है। जैसे कभी आप ज़्यादातर इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोल्ट पर मीटर भी होता है, ये भी यूज कर सकते हैं, कहीं किताब में वोल्ट पर मीटर दिया हुआ हो तो कंफ्यूज मत करिएगा। तो ये दोनों ही यूनिट होता है इसका। और डायमेंशन की बात करें तो जरा देखिए, डायमेंशन इसका फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, ml T-2, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, IT, चार्ज का डायमेंशन फिर एक बार देख लीजिए, क्योंकि I = क्या होता है, Q/T, इसलिए Q = IT, और कई बुक में I का डायमेंशन A भी लेता है, तो दोनों चलता है, लेकिन ज़्यादातर I चलता है, इसलिए हम I दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसके हिसाब से ml T-3 I-1, और यूनिट डायमेंशन के दृष्टिकोण से ये क्वांटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट और डायमेंशन हुआ। ये आप लोग समझ गए, लिख लिए, तो इसको मिटा दें। फिर यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर टेस्ट चार्ज को रखा जाए तो वह जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और दूसरी बात देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से
निगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पॉजिटिव से निगेटिव, चूंकि टेस्ट चार्ज जो मूवमेंट देगा या मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा टेस्ट चार्ज का, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। और इस पर हम विशेष डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर डिटेल डिस्कशन इसका करना है। पॉजिटिव से निगेटिव होता है, इस बात को ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह पॉजिटिव से निगेटिव होता है। तो देखिए यहां पर अभी जो मेरा टारगेट है डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी ये निकालना, और फॉर्मूला आपके पास है V = -KQ/R, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है और ये इंटेंसिटी का। और खास बात यह है कि सिमिलरिटी को देखिए, सिमिलर फॉर्मूला आपको ग्रेविटेशन में भी मिलेगा और सिमिलर फॉर्मूला आपको जब आप मैग्नेट पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेगा, मैग्नेट में भी मिलेगा, मैग्नेटिज्म में सिमिलर फॉर्मूला मिलेगा। जरा सिमिलरिटी देखिए, अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन में ये जो फॉर्मूला यूज होता है वहां V माइनस पोटेंशियल के लिए Gm/r, और यहां पर हमने यूज किया -KQ/R। फर्क यह है कि यहां पर Q जो है ये चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चार्ज के लिए हुआ, ग्रेविटेशन में m यहां पर मास है, और कांस्टेंट का फर्क होता है। यहां पर k जो कांस्टेंट k होगा इसका वैल्यू 1/4πε जो है वही लेंगे, और यहां पर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फॉर्मूला का सूरत देखिए, r तो वहां भी डिस्टेंस है और यहां भी डिस्टेंस है। बात समझ में आया? अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए आपके पास फॉर्मूला, फिर उसी तरह से मैग्नेटिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो मैग्नेटिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है यहां भी -K, और यहां जो चार्ज लेते हैं मैग्नेट में इसको पोल स्ट्रेंथ लेते हैं, K म्यू भी दे सकते हैं या स्मॉल m भी लिया जाता है, वहां भी m से इंडिकेट करते हैं। फिलहाल अभी अलग कर देते हैं Kμ/R। तो ये देखिए पोटेंशियल के लिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तो हमने यूज किया ही, यह जो है -KQ/R। तो ध्यान देने वाली बात है, इस सिमिलरिटी को पकड़िए तो ये आपको पढ़ने का जो है तरीका देगा, पढ़ने का डायरेक्शन देगा कि पढ़ना कैसे है। पढ़ाते तो बहुत लोग हैं लेकिन आपको पढ़ना कैसे है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वे ऑफ एक्सप्लेनेशन जो होता है हर एक टीचर का वो अलग अलग होता है ना। बातें तो सब वही है लेकिन फर्क जो है वे ऑफ एक्सप्लेनेशन पर है, वे ऑफ टीचिंग पर है। तो आप इस चीज को पकड़िए, ठीक है। तो यहां पर इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये देखिए यह जो है ग्रेविटेशन के लिए फॉर्मूला हुआ, ये ग्रेविटेशन के लिए हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ये जो फॉर्मूला है ये मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए होता है। और यह जो फॉर्मूला है अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैट के लिए जो ऊपर लिखा है ये इसके लिए होता है। और इंटेंसिटी में भी, इंटेंसिटी में भी देखिए, इंटेंसिटी का हमने यहां पर फॉर्मूला लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का KQ/R। सिमिलरिटी देखिए तो आप समझिए कि ये इसका इंपॉर्टेंस कितना है और एक साथ आपका कितना टॉपिक कवर हो रहा है, इस चीज को जो है पकड़ने की जरूरत है, ठीक है। तो = KQ/R इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। फिर = ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो ग्रेविटेशन के लिए आपके पास हो जाएगा Gm/r², इंटेंसिटी में r²। तो देखिए यह जो आपका हुआ ये किसके लिए हुआ, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। ये किसके लिए है, ग्रेविटेशन के लिए। और क्या बच गया आपका, मैग्नेट में जो पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो वहां पर जो फॉर्मूला होगा फिर K, और उसके बाद यहां पर पोल स्ट्रेंथ लेते हैं हम लोग मैग्नेट में, तो पोल स्ट्रेंथ को म्यू सम यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं और r²। तो यह जो है यह फॉर्मूला आपका आ गया मैग्नेट के लिए। तो जरा इसके सिमिलरिटी को पकड़िए, जरा देखिए कि सिमिलरिटी क्या है।
इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां देखिए सारा पोटेंशियल का फॉर्मूला एक जैसा दिख रहा है, माइनस GM/r माइनस के μ/r माइनस के Q/r। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का KQ/r² E GM/r²। फिर यहां पर देखिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी का K μ/r²। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या लेते हैं, चार्ज लेते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन में मास लेते हैं, और मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ लेते हैं। मैग्नेट यहाँ पर हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, पढ़ाएंगे, और सिंपल क्लास 10 में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, मैग्नेट के बारे में पढ़े हैं आप। तो मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ लेते हैं। तो सिमिलरिटी को देखिए, और के तो सब जगह कांस्टेंट है, और के का मान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पता है यहाँ पर 1/4πε0 होता है, और किसी भी मीडियम की बात करेंगे तो 1/4πε होगा। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला और ये इंटेंसिटी। हर एक पोटेंशियल स्केलर होता है, हर एक इंटेंसिटी वेक्टर होता है। हर एक पोटेंशियल स्केलर होता है, हर एक इंटेंसिटी वेक्टर होता है। तो अब यहां पर देखिए जो हमारा टारगेट है इसको हम निकालेंगे, V = -KQ/r, और E के लिए KQ/r²। इंटेंसिटी में माइनस नहीं होता, इंटेंसिटी में प्लस होता है, और इस बात को भी आप लोग लिख लीजिएगा तो याद रहेगा। और लिख लिया तो इसको हम मिटा दें इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो आइए अब हमारा जो कैलकुलेशन है, जो मेन टारगेट है डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आइए पहले बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या कहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफिनेशन कहता है, रिक्वायर्ड वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह कोई भी चार्ज है, सपोज यहाँ पर यह कोई भी चार्ज है, सपोज ये +Q मान रहे हैं, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेचुरली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर्कुलर मत समझिएगा, ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, स्फेयर होगा, 3 डायमेंशनल है ऐसे। और यह पॉजिटिव चार्ज है, और लाना किसको है, किसको लाना है, टेस्ट चार्ज को लाना है साहब। किसको लाना है, किसको लाना है, टेस्ट चार्ज को लाना है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, +1 चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब आपके मन में हो, जैसे लड़का पूछा सर क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही हम क्यों लाएंगे, हम जवान आदमी, हम ज़्यादा भी ला सकते हैं। तो बिल्कुल आप जवान आदमी हैं, ज़्यादा भी ला सकते हैं, बाल बच्चेदार आदमी है तो और ज़्यादा ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात पोटेंशियल की कर रहे हैं, और अगर आप टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो वो पोटेंशियल होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। और अगर ज़्यादा लाने की बात करते हैं तो वह वर्क डन होगा। ये वर्क और पोटेंशियल में फ़र्क है, ये वर्क और पोटेंशियल में फ़र्क है, ठीक है। जिनका इसके पहले का लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो इसके पहले का लेक्चर हम दिए हैं, आप उसको देख लीजिए तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छे से आएगा, ठीक है। लिंक आपका दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ तो हमने कहा कि टेस्ट चार्ज को जब हम लाएंगे तो वो पोटेंशियल होगा, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और अगर ज़्यादा लाने की बात है तो आप जवान आदमी हैं, आप जितना मन हो ला सकते हैं, लेकिन तब वो पोटेंशियल नहीं होगा, वो वर्क डन होगा। ये फ़र्क है। जैसे जो फ़र्क वेलोसिटी और डिस्टेंस में है, 1 सेकेंड में आप जितना चलेंगे वो वेलोसिटी होता है। अब कहिएगा नहीं हम बहुत ज़्यादा चलेंगे, आप 10 सेकेंड चलिए,
तो 1 सेकंड में चलेंगे वेलोसिटी होगा, लेकिन जो 10 सेकंड में चलेंगे वो डिस्टेंस होगा। तो जो वेलोसिटी और डिस्टेंस में फर्क है वही पोटेंशियल और वर्क में फर्क है, इसे समझिए इसको। हर जगह देखिए हम तुलना करेंगे, हर जगह आपको हम प्रैक्टिकल तौर पर ले जाएंगे। ये फिजिक्स की खासियत है, इस चीज़ को जोड़ने का प्रयास हर जगह करते हैं और हर जगह हम उसको प्रैक्टिकल तौर पर ले जाएंगे, हर जगह तुलना करेंगे जैसे, तब आपको लगेगा कि फिजिक्स जो है आसान है। और ये बार बार कहते हैं कि अगर समझोगे तो फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है, और रटिएगा तो फिर इससे कठिन सब्जेक्ट भी कोई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हर जगह समझने की ज़रूरत है। तो पहले तो ये समझे कि टेस्ट चार्ज को लाना है, और टेस्ट चार्ज को लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क डन करना पड़ता है, मान लीजिए कि हम ये सपोज ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो मानने की चीज़ है, यहाँ से हम यहाँ लाते हैं, तो इसके लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वही जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर हम बात करें कि इन्फिनिटी से जाना है, वहाँ से लाना है, तो सवाल है कि जाएगा कौन? हम तो नहीं जाएंगे, हम बाल बच्चेदार आदमी हैं। तुम लोग जाओगे? नहीं जाओगे, तुम लोग भी बाल बच्चेदार आदमी, तो सही बात है, नहीं जाना, ठीक है ना। तब उसका एक तरीका और है कि थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमको यह इलेक्ट्रिक फील्ड से ही, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यह कोई भी पॉइंट है और यहीं से टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी फेंक देना है, तो वर्क डन तो बराबर होगा, सिर्फ हमने उल्टा किया। लेकिन हम इसको थोड़ी देर के लिए समझ रहे हैं, समझने के लिए ले रहे हैं, बाद में फिर हम लेंगे वही। जैसे मान लो कि आपको जो है सपोज पटना से दिल्ली का किराया जो है कितना होगा ये आपको पता नहीं है, लेकिन दिल्ली से पटना का जो किराया है वो टिकट पर आपको कहीं मिल गया कि दिल्ली से पटना का जो है इसमें इस क्लास में ये किराया है, तो नेचुरली पटना से दिल्ली का भी वही होगा, बाकी सब कुछ सेम हो, क्लास सेम हो। फिर कहोगे नहीं सर वो स्लीपर का था, आप एसी में होगा तो कैसे होगा, तो खैर वो सब बात। तो ये समझ गए, ठीक है। तो एक आपको तो अनुमान मिल जाएगा कि नेचुरली हमको जो है वही होगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, तो वर्क डन तो बराबर होगा, तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है हम इसको ए से बी तक ले जाते हैं सपोज, और ये चार्ज क्यू है और इससे इसका जो डिस्टेंस है ये आर है। कितना डिस्टेंस है? ये आर है। और ये जो डिस्टेंस, ये स्मॉल डिस्टेंस ले रहे हैं, सपोज हम ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं ये ले रहे हैं, मान लीजिए छोटा डिस्टेंस डी आर। ये बहुत छोटा है, देखने में थोड़ा बड़ा हम बनाए हैं ताकि लिखने का हमको जगह तो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो है जरा ध्यान से देखिए इसको, ये आर है और ये पॉइंट ए है और ये बी है और ये डिस्टेंस डी आर है। तो हम टेस्ट चार्ज को हम ए से बी तक पहले ले जाने की बात करेंगे। और पहले तो आप ये बात करिए कि अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज है सपोज, और ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर कोई भी टेस्ट चार्ज है, तो इसके कारण इस पर फोर्स कितना लगेगा? कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार इसके कारण इस पर फोर्स कितना लगेगा? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, किस पर फोर्स की बात कर रहे हैं साहब? टेस्ट चार्ज की, टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? तो F इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? K Q1 Q2, तो Q है और इधर तो आपका ये चार्ज, तो इस दोनों के बीच हम फोर्स पूछ रहे हैं, इस दोनों के बीच, तो ये तो +1 हो गया और नीचे डिस्टेंस r ले रहे हैं तो r², तो ये हमारे पास फोर्स हो गया ना, KQ/r², यह फोर्स हो गया। अब ये बताइए कि ये तो यहाँ पर जब है तो फोर्स इतना हुआ, अब हम चाह रहे हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अब ये बताइए कि यह जो फोर्स है पहले कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? यह फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो जनाब ये फोर्स
वेरिएबल है, वेरिएबल है, दिख रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कैसे वेरिएबल है? तो ये आर के कारण वेरिएबल है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स घटेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए फोर्स जो है ये कांस्टेंट नहीं है, बाकी के क्यू कांस्टेंट है, लेकिन आर के वजह से जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स घटेगा। आई बात समझ में? ठीक बात है। तो अब इस वजह से हम ए से जब बी तक ले जाने की बात करते हैं तो इसमें कांस्टेंट कॉन्सेप्ट लगेगा कि वेरिएबल कॉन्सेप्ट लगेगा? तो साहब इसमें वेरिएबल कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहां पर वेरिएबल कॉन्सेप्ट के लिए अब कैलकुलस का सहारा लेंगे। क्योंकि वेरिएबल कॉन्सेप्ट है इसलिए पहले हम ए से बी तक ले जाने की बात करेंगे, ए से बी तक ले जाने की बात करेंगे, और उसके बाद हमको जहां से जहां तक ले जाना होगा, जितना दूर आप चाहे ले जा सकते हैं। पहले छोटा डिस्टेंस की बात करेंगे, छोटे डिस्टेंस की बात करेंगे, उसके बाद जितना ले जाना चाहें। वेरिएबल कॉन्सेप्ट से करने का यही तरीका होता। तो देखिए यहां पर वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, या मतलब थ्रो डी आर की बात करें, डी आर से, तो इसके लिए वर्क डन, यह भी वर्क डन छोटा वर्क डन होगा। छोटू वर्क डन मतलब डी डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। अगर वर्क डन डब्ल्यू है तो छोटू वर्क डन, छोटा वर्क डन डी डब्ल्यू होगा। तो ये हम लोग क्या देंगे, एफ इंटू डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो साहब तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, एफ, और एफ का वैल्यू कितना है अभी हम लोग निकाले हुए हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये तो वर्क डन हुआ। अब हमको चाहिए टोटल वर्क डन। तो क्या करोगे जनाब, क्या चाहिए अब हमको, टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन। तो क्या करना होगा साहब, फॉर टोटल वर्क डन, अब छोटू वर्क डन तो निकल गया, अब बड़ा वर्क डन चाहिए। अब यहां से हमको इन्फिनिटी फेंकना है। आर डिस्टेंस पर चार्ज था, यहाँ पे +1 चार्ज था, यहाँ टेस्ट चार्ज था, और अब इसको इन्फिनिटी तक पहुंचाना है। टोटल वर्क डन, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या करेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। मतलब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो साहब इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू डब्ल्यू होगा, इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स होता। तो उसी तरह से इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू डब्ल्यू होगा। तो ये तो डब्ल्यू हो गया साहब। अब जो इसमें कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, के क्यू तो बाहर निकल जाएगा, तो भीतर क्या बचेगा, डी आर अपॉन आर स्क्वायर। भीतर क्या बचेगा, डी आर अपॉन आर स्क्वायर। बाकी के क्यू साहब तो बाहर आ गए। ये साहब वर्क डन हुआ। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा साहब, वर्क डन मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। लेकिन अभी तो हम जो बात कर रहे हैं यहां ए से इन्फिनिटी के लिए। अब सवाल यह है कि एक चीज और अब इसमें बैठाना होगा। इंपॉर्टेंट बात अब यह है कि व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रेशन। लिमिट क्या होगा, पहले आप खुद सोचिए तो क्या लिमिट होगा इसका। हम यहां से यहां तक इन्फिनिटी ले जाना चाह रहे हैं, तो यहां पर जो डिस्टेंस है यहां से आर है और यहाँ इन्फिनिटी। तो इसके हिसाब से अगर आर से इन्फिनिटी ले जाना चाहें तो आर से इन्फिनिटी हो जाएगा, आर से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर हम आर से इन्फिनिटी यहाँ पर लगा दे लिमिट तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा। लेकिन हमारा जो फाइनल टारगेट है, क्या फाइनल टारगेट है, पोटेंशियल निकालना है, वर्क डन नहीं। तो पोटेंशियल क्या कहता है कि यहाँ पर इन्फिनिटी से यहाँ लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लिमिट को पलटा देंगे। क्या करेंगे, हम लिमिट को
पलटा देंगे। तो यहाँ पर जो है ये वर्क डन हुआ, तो यहाँ पर जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसका जो लिमिट है वो पलट जाएगा। लेकिन ऐसे अगर हम यहाँ से इन्फिनिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, तब तो हम यहाँ पर लिमिट ले लेंगे क्या, r से इन्फिनिटी। क्या ले लेंगे लिमिट, r से इन्फिनिटी। लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसके लिमिट को क्या करना होगा साहब, चेंज करना पड़ेगा, लिमिट को पलटाना होगा। इसका जो लिमिट है वो चेंज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टारगेट मेरा किस चीज का, पोटेंशियल का, तो क्या करना पड़ेगा साहब, वर्क पोटेंशियल हो जाएगा W = V। कब, जब अब यहाँ पर जो मेरा टारगेट है, जैसे KQ तो बाहर अब निकल गया, dr/r²। अब फर्क क्या आएगा, यहाँ पर जो r से इन्फिनिटी जो लिए थे वो अब यहाँ इन्फिनिटी से r हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन के अनुसार लिमिट शुड बी इन्फिनिटी टू r, लिमिट शुड बी इन्फिनिटी टू r। और दूसरा तरीका यह है कि आप r से इन्फिनिटी ही अगर लेना चाहें तो जो निकलेगा बाद में खाली माइनस साइन डायरेक्शन के लिए लगा देना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करके और लास्ट में माइनस साइन को यूज कर लेना है, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का रूल ही है कि जब हम लिमिट को एक्सचेंज करते हैं, जैसे यहाँ r से इन्फिनिटी और यहाँ इन्फिनिटी से r, जब हम लिमिट जैसे ही पलटेंगे तो एक निगेटिव साइन ले लेता है। ये हम नहीं कहते हैं, ये मैथमेटिक्स कहता है। हम तो गरीब आदमी, हम तो मैथमेटिक्स ज़्यादा जानते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ये मैथमेटिक्स कहता है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर आप लिमिट को पलटाते हैं तो वहाँ पर एक निगेटिव साइन ले लेता है। तो ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम इन्फिनिटी से r लिमिट ही यहाँ पर चेंज कर लेते हैं और अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ तक आपका लिखा हुआ हो गया, तो पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा हम साइड भी हो जाते हैं ताकि आप लोग इसको लिख सकिए। और फिर इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करके फिर हम एक्चुअल फार्मूला पोटेंशियल का निकालेंगे और फिर इंटेंसिटी की बात करेंगे। इसको लिख लीजिए। तो आइए, यहाँ तक हो गया सबका। अब क्या करना था, हम लोग को इंटीग्रेट करना है। एक बार हम इसको ऊपर लिख रहे हैं, KQ बाहर, और इसको इंटीग्रेट करना है dr/r²। और लिमिट क्या है साहब, इन्फिनिटी टू r² है ये। तो साहब अगर r² ऊपर जाएगा, अब इसमें फिजिक्स नहीं मैथमेटिक्स है, ऊपर जाएगा तो क्या होता है, r⁻⁻² dr और इन्फिनिटी से r। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला आप जानते हैं वही लगाना, इंटीग्रेशन x एंड dx। जो नहीं जानते हैं वैसे बच्चे को भी समझ में आएगा, बस खाली इसको याद रखिए, x एंड dx का इंटीग्रेशन होता है xn+1, नीचे n+1, ठीक है। तो इसी का यूज यहाँ पर। तो KQ इंटीग्रेशन x एंड dx क्या होता है, xn+1 नीचे n+1। इसको एकदम 2-4 बार बोल लीजिए, है ना, हमेशा काम पड़ेगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो इसमें जो है लगा दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, r-2+1 नीचे भी -2+1, यही लगाया है ना, -2+1 नीचे -2+1। अब उसके बाद इसका जो लिमिट है, लिमिट जो है यहाँ बैठाएंगे इन्फिनिटी से r। अब इन्फिनिटी से r इसलिए बैठा है, समझ के बाद क्यों लाए हम लोग कि यहाँ इन्फिनिटी से लाना था। तो देखिए फिर KQ
r माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया, -1 हो गया, नीचे भी -1 हो गया, तो इन्फिनिटी से r तो कितना हो जाएगा साहब बताइए, -1/r इन्फिनिटी से r, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये समझ गए ना, r -1 था, इसको नीचे लाया -1/r और -1/r, और इस माइनस को भी आप चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप गलती से परहेज करना है तो ये काम भी करिए। और इन्फिनिटी से r, अब क्या करना है, इसका हमको लिमिट पुट करना है। क्या करना है, क्या करना है इसका, अब लिमिट पुट करना है। तो क्या तरीका होगा जरा देखिए साहब, लिमिट पुट करने का। अब इस डायग्राम को आप बना लिए हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। जरा अब इसके बाद देखिए यहाँ, तो यहाँ पर हमारा टारगेट पोटेंशियल है, पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम लोग, -kq, और लिमिट बैठाने का क्या तरीका है, r के स्थान पर ऊपर वाला लिमिट, तो 1/, ये r के स्थान पर ऊपर वाला, तो ऊपर में क्या है, r है, माइनस करके फिर 1/, अब r के स्थान पर नीचे वाला लिमिट, तो नीचे क्या था, इन्फिनिटी था, तो साहब 1/∞ क्या होता है, 0 हो गया। तो v = -kq 1/r - 1/∞, ये तो लड्डू हो गया जनाब, इसका तो मैदान साफ हो गया। तो बचा क्या आपका यहाँ पर 1/r। बोलो साहब इसमें कोई दिक्कत है, ये समझ गए। तो v = -kq/r, और यही मेरा टारगेट था। अब देखिए जो मेरा टारगेट था, ये पहले से टारगेट दिए हुए हैं, ये हमारा टारगेट था -kq/r, यह जो है हमको फार्मूला अब मिल गया। और k के स्थान पर आपको पता है, एयर की बात करें तो 1/4πε0 होता है। तो पोटेंशियल का फार्मूला जो हम ज़्यादातर यूज करेंगे, k का वैल्यू मान लीजिए बैठा दीजिए एयर के लिए, तो 1/4πε0 q/r, तो ये फार्मूला आपके पास होता है पोटेंशियल के लिए, -1/4πε0 q/r, k का वैल्यू आपको पता है एयर के लिए। और अगर कोई भी मीडियम हो तो यहाँ से क्या करना है, नॉट को हटा देना, ये लड्डू हटा देना, आप किसी भी मीडियम की बात करेंगे। तो ये फ़र्क है। तो ये पोटेंशियल का हमारे पास मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। और सिमिलर फार्मूला हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में, मैग्नेटिज्म में, मैग्नेट में सेम फार्मूला आपको मिलेगा। तो ये पोटेंशियल मिला, और अब क्या करना है हमको, इंटेंसिटी को निकालना है। अब क्या करना है, इंटेंसिटी को निकालना है। तो क्या तरीका होता है इंटेंसिटी निकालने का, जब हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं तो इंटेंसिटी मिलता है। क्या तरीका निकालने का, जब हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं तो इंटेंसिटी मिलता है। ये लिख लिया आप लोग, इसको हम मिटा दें, चलिए लिख लीजिए आप लोग, थोड़ा हम साइड हो रहे हैं, इसको लिख लीजिए। अब आइए हम इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल मिला मेरे पास, और जब पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटेंसिटी मिलेगा। यही इंटेंसिटी का डिफिनेशन है। अब आइए बात करें फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात, तो E = होता क्या है साहब, -dV/dr। पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं r के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो इंटेंसिटी मिलता है। और तीसरे तरह से इसको डिफाइन करते हैं, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे करते हैं, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको याद रखिएगा। तो E = -dV/dr, डिफरेंशिएट करेंगे तो साहब E = अब पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं अभी, कितना निकालें साहब, 1/4πε0। तो देखिए ddr
v का स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो जो कांस्टेंट टर्म है इसको क्या करना है, बाहर निकाल दीजिए। कांस्टेंट टर्म फिर बाहर निकालिए। तो इसमें देखिए क्या क्या बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर निकालिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर होगा, q बाहर होगा, ddr 1/r बाहर होगा। तो अब यहां पर देखिए साहब, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और ddr अब 1/r है, तो ये क्या हो जाएगा साहब, पहले तो ऊपर जाएगा तो क्या होता है, r -2 हो गया, सॉरी -1 है, ये ऊपर जाएगा तो अब डिफरेंशिएशन का भी जो पहला फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स एन, उसी का एप्लीकेशन है, क्या है, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। तो यहां देखिए, अब लगा दीजिए इसी को, तो जरा हम इधर लिख रहे हैं फिर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखिए Q अपने जगह पर, अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यही लगा ना, एन एक्स एन माइनस वन, इसको 2-4 बार बोल लीजिए, जिनको ना पता हो, वैसे ये पता होना चाहिए सबको। एन एक्स एन माइनस वन, तो -1 r -1 ये देखिए, तो क्या मिल गया साहब, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और ये देखिए -1 भी है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका r², और अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब ये जो फॉर्मूला हो गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r², और यही इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r²। तो माइनस माइनस इसमें ऑलरेडी प्लस हो चुका है, इसलिए इंटेंसिटी निगेटिव में नहीं होता है, याद रखिएगा, इंटेंसिटी हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इंटेंसिटी निगेटिव नहीं होता है। माइनस माइनस इसमें प्लस हो गया, और इसी को हम यहाँ पर k जब लिखते हैं तो ये KQ अपॉन r²। और देखिए यही मेरा टारगेट था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला था आपके पास पहले से दिया हुआ है, इक्वल टू KQ अपॉन r²। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकला आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इसको हमेशा याद रखिएगा। और ये जो पोटेंशियल और इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकला, ये किसके लिए निकला, पॉइंट चार्ज के कारण। किसके लिए निकला, पॉइंट चार्ज के कारण। एक बार हम इस दोनों फार्मूला को फिर यहाँ पर हम ऊपर लिख रहे हैं, जरा समझिए और याद रखना, इसको 2-4 बार रट लीजिए जम करके। कैसे हुआ ये तो हम निकाल दें, लेकिन याद तो रखना होगा ना, इसलिए कि हर जगह आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये पॉइंट चार्ज के कारण हुआ, किसके लिए, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या होता है पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल का -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, और इंटेंसिटी का लीजिए, हम k को हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं, q अपॉन r²। अब इसमें देखिए और जो ध्यान देने वाली बात है कि पोटेंशियल जो है ये क्या होता है साहब, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। याद रखिएगा, इसका मतलब पोटेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। और ये किसके लिए, ये डिस्कशन हम किसके लिए कर रहे हैं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की बात है, ये पॉइंट चार्ज के कारण हम बात कर रहे हैं। यहाँ जो हमने ये जो चार्ज Q लिया था, बीच में ये प्लस Q चार्ज, ये पॉइंट चार्ज था। और पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज में फ़र्क होता है। पॉइंट चार्ज मतलब हुआ कि 100 कूलम्ब का भी हो सकता है, लेकिन वो एक ही जगह पर केंद्रित हो, उसका हम कोई शेप नहीं ले रहे हैं कि वह सॉलिड स्फीयर है, कि डिस्क है, कि रिंग है, ऐसा नहीं लेना, ठीक है। और टेस्ट चार्ज का मतलब हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज क्यों बोले, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिए थे ये पॉइंट चार्ज का, और यहाँ पर ये प्लस Q था, ये पॉइंट चार्ज था। चूंकि इसके बाद
आगे जो आपको स्टडी करना है, इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी जो निकालेंगे, कई बॉडी के कारण निकालेंगे। जैसे इसमें चार्ज्ड रिंग के कारण क्या इंटेंसिटी होता है ये निकालेंगे, क्या पोटेंशियल होता है ये भी निकालेंगे। चार्ज्ड रिंग के कारण भी पोटेंशियल इंटेंसिटी निकालेंगे, है ना। फिर जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, और तो जो सॉलिड स्फीयर अगर चार्ज्ड हो तो उसके कारण भी हम लोग गॉस थ्योरम में निकालते हैं क्या पोटेंशियल होगा, क्या इंटेंसिटी होगा, है ना। तो इसलिए ये फर्क है पॉइंट चार्ज में और कोई भी शेप्ड चार्ज हो, तो ये दोनों में ये फर्क होता है। तो ये फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए होता है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सॉरी आर, यहाँ देखिए जो फॉर्मूला आपके पास है, और इंटेंसिटी में आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी जो होगा साहब यहाँ पर इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, याद रखिएगा, इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, इस पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि आगे जो है हम लोगों को पढ़ना है कि कोई भी डाइपोल के कारण क्या इंटेंसिटी होगा, कोई भी डाइपोल के कारण क्या पोटेंशियल होगा, तो उसमें यही फार्मूला डाइपोल के कारण जाके चेंज कर जाएगा। इसलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि यह किसके कारण है साहब, ये पॉइंट चार्ज के कारण है। तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर और इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इंटेंसिटी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस चीज को जो है ये ध्यान रखना है। ये पहले तो समझ गए, ये बात क्लियर हुआ कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण ये हुआ। अब देखिए ये हम लोग निकाले, और फिर जो इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। और यह जो होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इवन मैग्नेटिज्म भी, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यह जो है ये पिलर कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का, देखने का जो तरीका देता है वो आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस देता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और यह जो है माइकल फैराडे साहब ने दिया था। तो आपको थोड़ा बता दें हम कि माइकल फैराडे साहब का दिया हुआ जो है वो आपके पास कई चीज है। एक तो आपके सामने है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और दूसरा जो है आपको आगे पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट में, जो कि आपको स्टडी करना है। वो भी फैराडे साहब का दिया हुआ है, जबकि फैराडे साहब जो है बहुत कम पढ़े लिखे आदमी थे, आप लोगों से भी कम पढ़े लिखे आदमी थे। लग रहा होगा सर ये क्या बोल रहे हैं आप, तो जी हाँ साहब, माइकल फैराडे साहब बहुत कम पढ़े लिखे आदमी थे, आप लोगों से भी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन साइंटिस्ट बहुत ही अव्वल दर्जे के हुए, साइंटिस्ट बहुत ही अव्वल दर्जे के हुए। फैराडे साहब के पापा जो है वो बुक बाइंडर का काम करते थे, किताब बांधते थे। तो उन्होंने भी, वो भी जो है फैराडे साहब इकोनॉमिकल स्थिति कारण पढ़ाई आगे नहीं कर पाए, और उन्होंने भी वही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फैराडे साहब को बहुत इंटरेस्ट था साइंस से, तो जो उनके पास किताबें बांधने के लिए आती थी वो उनको स्टडी करते थे, वो उनको स्टडी करते थे, और स्टडी करके उन्होंने अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लिया था, स्टडी करके अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लिया था। और इसलिए
फैराडे साहब के पास थियोरेटिकल नॉलेज बहुत कम था, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा था। उसमें एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो उनके पास वो प्यून की नौकरी करते थे। तो वो साइंटिस्ट जो थे वो दिन भर अपना लैब में काम करते थे, रात को अपना चले जाते थे। तो उन्होंने बोला कि सर मैं भी रात में यहीं रह जाऊं, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। बोले ठीक है रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब बड़े साइंटिस्ट किसी भी चीज़ पर वो लाना चाह रहे थे एक्सपेरिमेंट में, तो नहीं आ पा रहा था। तो फैराडे साहब ने कहा कि सर इसको उल्टा करके कीजिए ना, आ जाएगा। डरते डरते बोले बेचारे, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा देखते हैं। लेकिन जब रिवर्स डायरेक्शन में एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो जो लाना चाह रहे थे वो आ गया। तो उनको लगा कि अरे फैराडे साहब को इतना नॉलेज कैसे है। पहले तो बेचारे की हालत ख़राब हो गई कि अब क्या होगा। तो बोले सर एक्चुअली आप जब चले जाते हैं तो रात में हम भी जो है यहाँ पर यही घिट पिट करते रहते हैं। उसके बाद से वो फैराडे साहब को फ्रेंडली ट्रीट करने लगे और फिर उन्होंने ही फैराडे साहब को मानद उपाधि डॉक्टरेट की दिलवाई थी रॉयल सोसाइटी में, रिकमेंड करके उनको ये उपाधि मिली थी। जैसे आजकल बहुत खिलाड़ी को भी प्राप्त है, अमिताभ बच्चन साहब को प्राप्त है, सचिन तेंदुलकर को भी प्राप्त है। तो इस तरह की उनको उपाधि डॉक्टरेट की डायरेक्ट दे दी गई थी उनके एक्सपेरिमेंट के आधार पर। इसलिए आप फैराडे साहब का जो भी चीज़ स्टडी करेंगे उसमें थ्योरी नहीं है, वो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जो है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। आगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो वह भी कंप्लीट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी, यह भी जो उन्होंने अपने इमेजिनेशन और प्रैक्टिकल के आधार पर ये दिया था। और भी एक चीज़ आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वह भी फैराडे साहब का दिया हुआ। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेटर, जो आप जनरेटर के आज दिन रात गुलाम है, वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही है जो हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास है अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का जो फैराडे साहब ने कॉन्सेप्ट दिया, यह भी एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिया और बहुत सोच करके दिया। और यह एक रेडीमेड तरीका होता है, रेडीमेड तरीका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का, कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। देखने के साथ हम डिसाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, ये हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे हमको पता नहीं चल पाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वहाँ स्ट्रांग है, वीक है, क्या डायरेक्शन है। तो ये सारी बातें फैराडे साहब के इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। तो हम लोग देखेंगे इसको कि किस तरह से निकालते हैं, लेकिन इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो आज इतना ही। हमारा चैनल इनोवेशन फिजिक्स बाय RKJ सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर निश्चित रूप से आपको बेनिफिट हो रहा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।